जय हिंद। ये हीट ट्रांसफर का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक ही बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करने का तीन तरीका होता है, जिसे हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, सबसे पहला है कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसके अलावा एक और मोड होता है जिसे हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बेसिकली यही तीन मोड पढ़ाया जाता है और यही पढ़ते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में समझेंगे। कंडक्शन एक माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है जिसमें हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हमेशा लो एनर्जेटिक पार्टिकल के तरफ अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कंडक्शन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण होता है और कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पॉसिबल है। सॉलिड के अंदर हीट का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के आपस में वाइब्रेशन के कारण होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें गैसियस और लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट का, तो वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर मॉलिक्यूल के आपस में कोलिजन और डिफ्यूजन के कारण होता है। इसके अलावा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सॉलिड के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के कारण ही होगा, बट लिक्विड और गैस के केस में कंडक्शन के अलावा और भी मोड से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। अब इस डायग्राम से थोड़ा हम लोग हीट कंडक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लिया कि कोई एक रेगुलर बार है, ठीक है, रेगुलर सॉलिड बार है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज है। हमने यहाँ से हीट सप्लाई करना शुरू किया, तो मॉलिक्यूल, चूंकि हमने बताया कि ये मॉलिक्यूल कम्पैक्ट है, दैट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे, दूसरे प्लेस पे अरेंज नहीं हो सकता। मतलब उसके लिए जगह ही नहीं है कि ये दूसरे जगह पर जाकर चले जाए और वहाँ पे अरेंज हो जाए। बट यहाँ पर हमने जैसे ही एनर्जी दिया, हीट सप्लाई किया, तो इसके अंदर एनर्जी आया और ये अपने जगह पर ही ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, और इस वाइब्रेशन के कारण ये अपना एनर्जी जस्ट जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है, जस्ट इसके पड़ोस में, जो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और इस तरह से ये एनर्जी जो है, या ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह से जो हीट है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन, जैसे ही इसको एनर्जी मिला, मॉलिक्यूल अपने जगह पर ही वाइब्रेट कर रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्शन के अंदर हीट का ट्रांसफर होता है। अब इसके गवर्निंग इक्वेशन के बारे में समझते हैं। कंडक्शन के कारण हीट फ्लो के लिए गवर्निंग इक्वेशन सबसे पहले फूरियर ने बताया था। जैसे मैंने बताया कि गवर्निंग इक्वेशन फूरियर ने सबसे पहले बताया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो किया गया था वो बायोट द्वारा किया गया था। बायोट ने इसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, बट बायोट ने उसे इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने का काम फूरियर ने किया था। इसीलिए हम लोग सिंपली बोल देते हैं कंडक्शन का जो इक्वेशन है वो फूरियर ने दिया था। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अगर पूछा जाए तो बायोट ने इसके बारे में बताया था। अब फूरियर ने क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इट इज स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो बाय कंडक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन, इस चीज को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन ए गिवन डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। मुझे पूरा एरिया नहीं लेना है। सपोज मेरे पास एक क्यूब है, तो क्यूब के सपोज इस फेस पर अगर मतलब हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है, तो मुझे इस क्यूब का इस पार्ट का ही एरिया लेना है, पूरे पार्ट का, पूरे क्यूब का एरिया नहीं लेना है। तो क्योंकि ये हीट फ्लो हो रहा है नॉर्मल ऑन दिस फेस, जैसे हमने जिसको एच किया है, तो इस फेस का ही एरिया लेना है।
तो ये चीज लिखा हुआ है एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टू द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर इन दैट डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी इसका टेम्परेचर का क्या स्लोप है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसको इक्वेशन के टर्म में हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स इसको हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अब टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ नहीं है, जस्ट लाइक एक स्लोप है, इसको एक तरह से स्लोप मान सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर इस x के डायरेक्शन में कैसे चेंज हो रहा है, या x के डायरेक्शन में इस टेम्परेचर का स्लोप कैसा है, किस तरह से वेरी कर रहा है, उसी को हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल दिए। इस तरह से कोई भी ग्रेडियंट हो सकता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है। तो यहाँ पर है, या इसको हम लोग इस तरह से लिखा है कि Q इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर T1 ये हाइयर टेम्परेचर पर है, मतलब यहाँ पर ऐसे बात कर लीजिए कि T1 इज ग्रेटर देन, वैसे ग्राफ से भी लग रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है T2 माइनस T1, दैट मीन्स ये टर्म नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें हमने T2 माइनस T1 किया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये Q का टर्म नेगेटिव आता है। तो इस नेगेटिव, ये नेगेटिव न रहे तो हमने क्या रखा, ये जो फाइनल आंसर आता है, अगर T2 इसको एक बार मैं मिटाता हूँ, अगर मैं T2 माइनस T1 लिखता हूँ तो ये टर्म क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ Q इक्वल टू दिस टर्म। अगर ये टर्म इस Q को, दैट मीन्स हीट फ्लो को अगर मैं माइनस में नहीं रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या कर दूँ, पहले से एक माइनस लगा दूँ, दैट मीन्स तब ये क्या हो जाएगा, Q मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस टर्म लगाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ के ए T1 माइनस T2, दैट मीन्स दिस टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म क्या है, Q है आपका हीट फ्लो रेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, इनटू T कर दूं, तो ये हीट फ्लो होगा। एक्चुअली में यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई T है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए हीट फ्लो रेट है। ठीक है, अगर सिंपली बोला जाए हीट फ्लो, ठीक है, हीट फ्लो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा मैं टाइम से, और यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा रहे फॉर्मूला में कि K एंड T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, A से मल्टीप्लाइड नहीं है, दैट मीन्स उसको हम लोग लिख देते हैं हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स, फ्लक्स जहां भी टर्म यूज होगा तो वहां पर डिवाइडेड बाई एरिया होगा। ठीक है, ये हीट फ्लक्स हो गया, Q अपॉन हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स हीट फ्लक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हीट फ्लक्स पूछा जाएगा तो उसमें एरिया से यहाँ पर इस टर्म में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स हीट फ्लक्स में ऑलरेडी यहाँ पर एरिया से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया है, हमने बता दिया, A नॉर्मल, कौन सा एरिया होगा, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, वो वाला एरिया होगा। ठीक है, T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इस तरह से ग्रेडियंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और L क्या है, इसका लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक हीट फ्लो कर रहा है किस। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन भी एक माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है। ठीक है, इस प्रोसेस में भी इस प्रोसेस में क्या होता है कि मास का मोमेंट होता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग मास मोमेंट ऑफ फ्लूइड, और ये मास का मोमेंट कैसे होता है उसको मैं अभी बताऊंगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कन्वेक्शन हमेशा फ्लूइड के अंदर ही होगा। ठीक है, इस सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है मास मोमेंट ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पर जो मास का मोमेंट है वो कैसे होता है, तो वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। फ्लूइड में जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर मास का मोमेंट नेचुरली होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, पहले यहाँ पे इसके डिफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ए फ्लूइड फ्लो ओवर ए बॉडी। ठीक है, यहाँ पर ओवर ए बॉडी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई बॉडी होगा तभी कन्वेक्शन पॉसिबल है। अगर दो लिक्विड को, दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विड है, उसको भी अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ भी कन्वेक्शन पॉसिबल है। लेकिन इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। फिलहाल जैसे हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्शन जहाँ भी पढ़ते हैं तो किसी पाइप या किसी सरफेस से फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है ओवर ए बॉडी, इसका मतलब यहाँ पर है, इसको समझते हैं। व्हेन ए फ्लूइड फ्लो ओवर ए बॉडी दैट इज डिफरेंट टेम्परेचर,
ठीक है, अगर कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है और दोनों का टेम्परेचर क्या हो, अलग अलग हो, देन इट सेल्फ खुद के टेम्परेचर से अलग अलग हो। इसका जैसे कोई फ्लूइड एयर है, एयर इसके जैसे मान लीजिए यहाँ से एयर पास कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा कोल्ड एयर, इसका मान लीजिए 20 डिग्री है, तो ये जिसके ऊपर से पास कर रहा है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, या तो माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस प्लस पॉजिटिव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अलावा कुछ भी होना चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ कि डिफरेंट टेम्परेचर देन इट सेल्फ, दोनों का जो टेम्परेचर है इसके टेम्परेचर से अलग हो। हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर अकर बाय कन्वेक्शन, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर जो होगा कन्वेक्शन के कारण होगा। द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड एंड सरफेस। और यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है, टेम्परेचर का रिलेटिव मैग्नीट्यूड करने का मतलब एक दूसरे के बीच में डिफरेंस क्या है। सपोज ये 20 डिग्री है और ये सरफेस मेरा सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस का, वो 30 डिग्री सेल्सियस का हो गया। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहां से हीट का ट्रांसफर होगा बाय द कन्वेक्शन। ठीक है, अभी होता कैसे है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये मास मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है। तो मास मूवमेंट होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर फ्लूइड को अगर हीट किया जाए, अगर गर्म किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जैसे मेरे पास एक बकेट है, इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया इस तरह से, या इस तरह से, इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, बकेट को वाटर से फिल कर दिया और इसको हमने हीटअप करना शुरू किया। जैसे हीटअप करेंगे तो जो इस सोर्स, एनर्जी सोर्स के पास में जो भी मॉलिक्यूल है वो जल्दी हीट को गेन करेगा, और इस एनर्जी सोर्स से जो दूर का मॉलिक्यूल है वहां पर एनर्जी गेन थोड़ा देर से होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि इसका डेंसिटी जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, जो अपर पार्ट में जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इस तरह से मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया, रेड कलर से, तो जो ये ब्लू कलर का जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ठीक है, इससे इसका डेंसिटी, इस रेड कलर वाले मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है तो ये क्या चाहेगा, ऊपर की तरफ आएगा, और जो हेवी डेंसिटी का मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्या होता है, इस तरह से ये चीज सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स मास का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है फ्लूइड के अंदर। तो इस तरह से मेरा क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर होता है, यहां से हीट यहां तक, इस सरफेस तक पहुंच गया। या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एक समझिए कि एक हॉट, मतलब एक रड है, ठीक है, जो रूम में कहीं है, और उसके सराउंडिंग में जो भी एयर है, एक हॉट रड, काफी हॉट, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पर एक रड है, कहीं रूम में रखा हुआ है, और रूम के बाहर, मतलब रूम का कुछ एरिया है, और इसके आसपास का जो भी एयर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और एयर गर्म हुआ तो उसका डेंसिटी कम होगा और वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जगह खाली नहीं रह सकता, यहाँ का एयर जैसे डिफ्यूज होकर आगे मूव हो गया डेंसिटी कम होने के कारण, तो ये जगह खाली नहीं रहेगा। इस जगह को फिल करने के लिए जो इसके आसपास का एयर, जो इससे इससे काफी डिस्टेंस पर है, ठीक है, उसका डेंसिटी अभी भी नॉर्मल है, क्योंकि प्रेशर हमने नॉर्मल माना है, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर है अभी यहाँ का। तो ये चीज क्या करेगा, इस जगह को फिल करने के लिए इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है एक तरह से सर्कुलेट होना शुरू हो गया, जो हेवी मॉलिक्यूल है वो इधर आना शुरू हो गया, और जो लाइट मॉलिक्यूल है इस हॉट सरफेस से दूर जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफर होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस को इक्वेशन में डिफाइन करने के लिए, इक्वेशन में लिखने के लिए न्यूटन्स ने थ्योरी दिया था, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे, फिलहाल मुझे अभी कन्वेक्शन समझना था। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर हमने क्या बताया कि हीट का जब ट्रांसफर हुआ, जब सॉलिड में हमने क्या बताया था कि मॉलिक्यूल कम्पैक्ट है और एक दूसरे को वाइब्रेशन के कारण एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, बट मॉलिक्यूल खुद उठकर दूसरे जगह नहीं जा रहा है, मॉलिक्यूल खुद डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। बट अगर हम लोग कन्वेक्शन का बात करें, दोनों में अगर डिफरेंस को समझे, तो हीट का जिस टाइम में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन में हुआ तो मॉलिक्यूल खुद डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये खुद यहाँ से हटके दूसरे जगह चला गया। ठीक है, तो दोनों में मेन डिफरेंस अगर पूछा जाए कंडक्शन और कन्वेक्शन में,
तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है उसमें मॉलिक्यूल खुद डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण हीट का ट्रांसफर होता है। और डिस्प्लेस कैसे होता है मैंने बता दिया, ठीक है। तीसरा आता है रेडिएशन। एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करने का तीसरा मोड है रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बट इसके लिए किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए बीच में किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता, ठीक है। ये विथ मीडियम और विदाउट मीडियम, ठीक है, हीट को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी चीज रेडिएशन रेडिएशन कब होगा, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल बॉडी एबव द टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इमिट रेडिएशन, ठीक है। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसके लिए अलग अलग थ्योरी दिया गया है, जैसे मैक्सवेल ने अपना थ्योरी दिया, प्लैंक्स ने अपना थ्योरी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैक्सवेल का अपना रेडिएशन के लिए थ्योरी था, प्लैंक्स का अपना थ्योरी था, लेकिन हम लोग दोनों तरह के थ्योरी का यूज करके आगे हम लोग पढ़ते हैं, रेडिएशन का स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन का सिर्फ बात नहीं करें, रेडिएशन हमने बताया कि किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बात है कि एनर्जी का ट्रांसफर करना है, ठीक है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करना है। और यहाँ पर हम लोग थर्मल रेडिएशन का बात कर रहे हैं। तो थर्मल रेडिएशन, जिस टाइम रेडिएशन होता है उसका कुछ अपना वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ का रेंज 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में है, तो उस तरह का इस रेंज में जो भी वेवलेंथ इमिट होगा, ठीक है, तो उस तरह के रेडिएशन को वहां पर हम लोग थर्मल रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग तरह का रेडिएशन होता है, सभी रेडिएशन के अंदर, थर्मल रेडिएशन के अंदर सभी नहीं आएगा। बेसिकली हम लोग को जो स्टडी करना है रेडिएशन के अंदर, वो इस वेवलेंथ के अंदर स्टडी करना है। 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में जो भी रेडिएशन होगा उस, और उसके थ्रू एक बॉडी दूसरे बॉडी को हीट एक्सचेंज कर रहा होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग थर्मल रेडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज कि जो रेडिएशन है वो वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेना है, रेडिएशन वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेना है, लेकिन जब रेडिएशन जब इफेक्ट डालता है तो वो सरफेस टू सरफेस होता है, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इफेक्ट जब डालता है टेम्परेचर का, तो सरफेस टू सरफेस होगा। दैट मीन्स जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि रेडिएशन जो इमिट होगा वो सरफेस से होगा, ठीक है। बट जो मॉलिक्यूल का जो डिस्टर्बेंस होगा किसी सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूल का डिस्टर्बेंस होगा उस पूरे वॉल्यूम के अंदर होगा, लेकिन जब रेडिएशन इमिट होगा तो वो सरफेस से होगा, एक सरफेस से इमिट होगा और दूसरे सरफेस पर ही इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से रेडिएशन को और भी डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल ये 3 मोड है हीट ट्रांसफर का, इसके अलावा इवोपरेशन है। तो बेसिकली आपको अगर पूछा जाए तो 3 मोड लिख सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। अगले लेक्चर में और भी टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।